सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ऋचा गुप्ता जी से। शी हैव सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक इन एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024. शी हैव सिक्योर्ड 15th रैंक in MPPSC Dental Surgeon Examination 2024. That's really amazing. She have secured 290 marks in the written examination. She have secured 28 marks in the interviews. Overall, it was a really wonderful score. आज डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस को आपने फेस किया और साथ में उसको कैसे कैसे एनकाउंटर किया। कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू यू इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्रिपरेशन हम करते हैं काफी जद्दोजहद रहती है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में लिस्ट में हमारा नाम होता है एंड दस वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट एक्चुअली। तो उसके बारे में जरा बताइए, हाउ यू एट दैट मोमेंट एक्चुअली। सर मैंने जब रिजल्ट देखा था, मैंने 2022 में भी एग्जाम दी थी, तो उस टाइम मैंने रिजल्ट पीछे से देखना शुरू किया था। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें पीछे से, बट इस बार मैंने रिजल्ट आगे से देखना शुरू किया था। मैं कहीं ना कहीं श्योर थी कि मेरा नंबर मतलब अच्छे रैंक आएगी। इतना अच्छा आएगा ये तो नहीं सोचा था, बट फिर भी ये था कि हाँ आगे से देख सकते हैं हम, इतनी अच्छी आएगी। तो सर बस यही कहना चाहूंगी मैं। इट इज रियली अमेजिंग स्कोर, एक्चुअली अमेजिंग। हालांकि आमतौर पे लगभग आइडिया होती है कि हमारे जो मार्क्स होते हैं उस हिसाब से भी गेट द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ रैंक वी विल हैव, बट फिर भी टॉप 15 में होना, दैट्स इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट यस सर। एक्चुअली। दैट्स वंडरफुल। एक हमारे फ्रेंड्स के सवाल रहते हैं कि खास तौर से हमारे प्रिपरेशन के दौरान, जो कि वी हैव क्लिनिक, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो काफी लंबे टाइम गैप के बाद उन्होंने प्रिपरेशन को शुरू किया होता है। तो ऐसी कंडीशन में दे हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बिटवीन देम एक्चुअली। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे आपने इस दौरान किया, हाउ यू मैनेज्ड विद इट? सर ये बात सही है, सब चीजों को मैनेज करना। एक साथ क्लिनिक भी रहता है डॉक्टर का, फैमिली है, बच्चे हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। बट सर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपका होता है, तो मतलब चारों तरफ चीजें ऑलरेडी ऐसी होने शुरू हो जाती हैं कि हमको पढ़ाई का टाइम मिल जाता है। जब हम पूरे समय यही सोचते रहते हैं कि मुझे आधे घंटे बाद पढ़ने बैठना है, मुझे ये काम करने के बाद पढ़ने बैठना है, तो कैसे भी मैनेज करके वो टाइम हमको मिल जाता है, हम निकाल लेते हैं। और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो टाइम हमें मिल जाता है। भले ही आधे घंटे का मिले, जरूरी नहीं है हम फैमिली लेके बैठे हैं, क्लिनिक है कि हम 2 घंटे बैठे। हम आधे घंटे बैठे, हमने 10 पॉइंट याद किए और हम उठ गए। फिर हम जब कोई काम कर रहे हैं तो उन 10 पॉइंट को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, तो वो परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं। फिर हम 10-15 मिनट गए रूम में, हमने एक पेज खोला, 10 पॉइंट फिर से पढ़ लिए, और फिर हमने जैसे बच्चों का कुछ काम करना है, उनका लंच तैयार करना है, वो हमने रेडी कर दिया। और फिर हम मतलब ब्रेक करना पड़ती है हमें, स्टडीज कंटिन्यूसली नहीं हो पाती। कंटिन्यूसली स्टडी या तो अर्ली मॉर्निंग हो पाती है या लेट नाइट हो पाती है। तो फुल डे में मैं यही करती थी, मैं छोटे छोटे टाइम निकाल के 10 पॉइंट 15 पॉइंट पढ़ लेती थी और उनको रिकॉल करती जाती थी। और दूसरा, जब मैं किचन में काम करती थी तो मैं ऑडियो लेक्चर्स लगा लेती थी। आपके कोचिंग के भी जो रिवीजन के लेक्चर्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो मैं रिवीजन वाले लेक्चर्स लगा लेती थी और मैं सुनती जाती थी। खाना बना रही हूँ तो वो सुनती जा रही हूँ, तो वो मुझे माइंड में कहीं ना कहीं, स्पेशली हिस्ट्री, वो राजाओं के नाम हमें याद ही नहीं होते, उनकी जनरेशन, तो वो दैट्स मैं हिस्ट्री डिफिकल्ट। सुन के वो उसको मैं करती थी। सो इट्स लाइक कि स्पेस हम टाइम बीच में निकालते हैं और उसके हिसाब से हम स्टडी करते हैं। सो वी हैव टू जी मैनेज सर। इन बिटवीन। सर ओवरऑल ये सबसे है कि इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यदि डिटर्मिनेशन। स्ट्रांग है, विल पावर यदि हमारा है कि हम ये काम करना ही चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सो यू गेट द बिल्कुल स्पेस सर। एक्चुअली, एनी हाउ यू गेट द थिंग एक्चुअली। सो यस सर। थिंग्स हैड बीन रियली डिफिकल्ट, बट द थिंग इज कि यदि आप करना चाहते हैं तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते ओनली हैं वन सर। थिंग, डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि फैमिली मेंबर का जो सपोर्ट है वो कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसी प्रिपरेशन में। सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, ये हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं सर। कोई भी राइट। सिलेक्शन होता है या हम किसी अच्छी पोस्ट पे कोई एग्जाम क्लियर करते हैं, तो हमारे फैमिली मेंबर सबको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे फैमिली मेंबर ने एग्जाम क्लियर या किया है। दैट्स प्राउड और मोमेंट, सभी के राइट। लिए, सभी पूरे फैमिली का ही स्टेटस बढ़ता है किसी भी चीज को हम एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दैट्स राइट। बहुत इंपॉर्टेंट।
इसमें आमतौर पे हमारे कुछ फ्रेंड्स का कहना ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो चूंकि लाइक ऑफलाइन एजुकेशन जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज जब आप वर्किंग होते हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इट्स नॉट दैट इजी फॉर टू गो इनटू ने कोचिंग, किसी कोचिंग में आप जाएं और वहां पे 3-4 घंटे आप बिताएं। बट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रैक्शन की भी काफी सारी समस्याएं होती है, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, 1-2 घंटे हमने मोबाइल देखा, उसके बाद हम लोगों ने किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम या डिफरेंट एप्स को हमने ओपन किया, एंड देन आफ्टर वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद इट। तो ये जो अपनी डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे मैनेज किया आपने इस बीच? सर मैं अगेन बोलूंगी कि जब सर डिटर्मिनेशन होता है बहुत, जैसे मुझे भी जो कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग वीडियोस बार बार बीच में आते थे जब भी मैं पढ़ती थी, कुछ लेक्चर बीच में कोई कुछ वो बनाना सिखाता था, तो मुझे शुरू में 2-4 दिन में अट्रैक्ट होती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, लाइफ में ये लास्ट चांस है और मुझे बिल्कुल अच्छे से ये कुकिंग तो मैं पूरी लाइफ मुझे करनी है, और मैंने पहले भी की है, राइट। मुझे शौक भी है। बट बस मुझे अभी 5-6 महीने अपने लिए देना है, क्योंकि उस टाइम एग्जाम की डेट नहीं आई थी, तो ऐसा था कि जुलाई में भी हो सकती है, जल्दी होगी एग्जाम। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी ये कुछ नहीं देखना, मैं सब क्रॉस कर देती थी, मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया था और मैं ओनली लेक्चर सुनती थी और बाकी सब चीजें उसको मैं क्रॉस कर देती थी और नहीं देखती थी कुछ भी। व्हाट्सएप पे भी मैं जो मिनिमम जो रिप्लाई है वो देती थी, किसी को जरूरी होता था, जैसे स्कूल से कोई मैसेज आया बच्चों का, बाकी मैं चैट भी नहीं करती थी सर। सबको मैंने बता दिया था कि मेरी एग्जाम है, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए, 5 to 6 months का, उसके बाद मैं। इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर गोल था कि ये हमें चाहिए, उसके बाद में फिर बाकी चीजें जो है सेकेंडरी है, एंड वी विल बिल्कुल सर। मैनेज देम आफ्टर द एग्जामिनेशन, और जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद विल गो विद इट। दैट्स उसके बाद वंडरफुल एक्चुअली। ये चीजें बहुत रिमार्केबल होती हैं। शुरुआत में तो लगता है, कुछ दिन लगता है कि इट्स डिफिकल्ट, इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, बट उसके बाद में आपकी हैबिट्स ही हो जाती है, एंड हैबिट हो जाती है। देन इट्स लाइक विनर्स अप्रोच एक्चुअली। दैट्स वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। एक सवाल फ्रेंड्स के मन में रहता है कि जो हमारा शेड्यूल होता है, खासतौर जब हम पढ़ाई करते हैं, तो जीएस भी है आपके सामने, डेंटल के सब्जेक्ट भी हैं, डेंटल इज आल्सो वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जीएस भी उतना वास्ट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जीएस चूंकि बहुत पढ़ा नहीं होता है पहले, तो इट्स आल्सो समथिंग बिग एक्चुअली। तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? कितना डेंटल को टाइम दिया आपने, कितना जीएस को टाइम दिया डेली सर रूटीन? एक्चुअली जो 2022 में भी मैंने एग्जाम दी थी, उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि बहुत स्टूडेंट्स जीएस के कारण रुक गए थे। तो मुझे माइंड मेकअप था कि हमें जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना है। 22 में तो इजी आया था जीएस, इस बार टफ था, मुझे मालूम था टफ आएगा। तो मैंने डे 1 से आपकी राम सर की कोचिंग ज्वाइन की। तो सर मैं नोट्स बनाती जाती थी, मैं नोट्स बनाए, और पहले मैंने शुरू में 2 months डेंटल नहीं उठाया, हालांकि बाद में मुझे उस चीज का रिग्रेट भी हुआ। मेरा डेंटल बहुत लास्ट में मुझे बहुत ज्यादा ज्यादा करके उसको कवर करना पड़ा। बट 2 months मैंने ओनली जीएस को दिए, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, पूरे लिखे, अपने हैंड रिटन जो मेरे नोट्स रेडी हो गए, वो मुझे एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिली उनसे। बस मैंने खोला, मतलब कार में भी कहीं जा रहे हैं, जैसे भोपाल से इंदौर जा रहे थे, तो कार में ही मेरे मतलब काफी चीजें मैंने रिवाइज कर ली, क्योंकि वो हैंड रिटन थे, तो उसमें मुझे लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर मैंने 1 मार्च से डेंटल पढ़ना स्टार्ट किया था। तो फिर डेंटल को मैंने समय दिया, और टेस्ट जो होते थे टेस्ट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो जैसे संडे को किसी का टेस्ट, 1 वीक है हमारे पास, तो मैं 5 आवर्स जीएस पढ़ती थी, 5 घंटे जीएस पढ़ती थी, और बचा हुआ टाइम पूरा मैं डेंटल पढ़ती थी। तो उससे भी मतलब लिंक दोनों सब्जेक्ट से बनी रही मेरी, और वो फिर एग्जाम में बहुत काम आई सर, ये चीजें। इट्स लाइक मेकिंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सर, हैंड रिटन। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, आप अगर जीएस पढ़ रहे हैं तो आप उसे हिंदी में पढ़िए, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है। इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि नहीं हम तो डॉक्टर हैं, हम हिंदी में क्यों पढ़े। कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि हम डॉक्टर हैं, हम हिंदी में क्यों पढ़े। नहीं, आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में नहीं, लिखिए, कभी हिंदी कभी में कुछ नोट्स लोगों को बनाइए। लगता है कि दिक्कत उनको ये लगती है कि हमने स्कूलिंग जो है पूरी इंग्लिश में करी है, कॉलेजिंग हमने इंग्लिश में करी है, तो एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसी होती है, उसे बहुत सारे टर्म्स बेसिकली हिंदी में ही होते हैं। हिंदी में ही है अब सर। वो हाँ। बेसिकली हम सिर्फ इंग्लिश में उसको लिख रहे होते हैं, बट बेसिकली वो सारे टर्म्स हम्म, हिंदी में रहते हैं। तो हम्म, ऐसी सब्जेक्ट में फिर दिक्कतें हो जाती है। पॉलिटी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम के बहुत सारे टर्म्स हैं, गौ वंश वत प्रसिद्ध अधिनियम, देयर आर सो मेनी एक्ट्स एक्चुअली, वो अधिकांश टर्म्स हिंदी में है, तो फिर वहां पर थोड़ा हाँ दिक्कत हो जाती है। तो सर, इट्स वहाँ लाइक वी हैव थोड़ी टू सी होती है। मैनेज। राइट, हाँ राइट, सर, कहीं ना कहीं तो थोड़ा हमें मैनेज करना ही पड़ता है। राइट, राइट, राइट। मतलब एक प्रकार से हिंदी से जो हमारा ये टच मी नॉट वाला जो एटीट्यूड है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू हाँ बैलेंस विद द सर, वो हिंदी एज वेल।
दैट्स हाँ, राइट, यस दैट्स सर। राइट, दैट्स राइट। फिर कंटेंट का भी दिक्कत रहता है, इंग्लिश मीडियम में उतने अच्छे कंटेंट हमें जीएस में अवेलेबल नहीं होते, बिल्कुल खास सही, उसे बुक्स एमपीजीके भी, का। हाँ बुक्स भी नहीं है सर, और राइट, ऑनलाइन लेक्चर्स भी हिंदी में ज्यादा हैं। राइट, राइट, राइट। एक एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स ने पूछा है कि प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, ऑल्दो दैट इज क्वाइट वीक क्वेश्चन, बट फिर भी दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका कहना ये है कि प्रिपरेशन तो हम करते हैं, बट यू नो सम टाइम जब हम फिनिश लाइन के नजदीक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। एक सिंपल सी बात है, यदि हम रोप वॉक करते हैं, जैसे दो बिल्डिंग के बीच में जैसे रोप लगी होती है, तो हमने देखा है कि बीच में कोई नहीं गिरता है, जब वो लास्ट में पहुंचने वाला होता है, फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला होता है, देन दे नो दैट कि ये एक वक्त है जिसके बाद में हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। तो यस उस सर। फिनिश लाइन को टच जब कर रहे होते हैं तो उस समय एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू बैलेंस विद इट। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए फिनिश लाइन को टच करने के, मतलब आई मीन एग्जाम के लगभग 6-7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, जब हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे होते हैं, हमें लगता है कि मूड अच्छा करने के लिए हम कुछ और कर लेते हैं, फिर काफी डाइवर्जन हो जाता है, तो कैसे स्ट्रीम लाइन में अपने को रखा जाए एट दैट टाइम, कैसे किया आपने इसको? सर सर देखिए, मोटिवेशन है तो मोटिवेशन तो हमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करी, वो सबसे हमारे माइंड में मतलब क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों ये कर रहे हैं प्रिपरेशन। हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, या हम हमारा क्लिनिक नहीं है, हम क्लिनिक में हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ये जॉब करना चाहते हैं, या हमें एक सोसाइटी में अच्छा स्टेटस चाहिए, जो भी है वो क्लियर होना चाहिए और वो एंड तक मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं अब क्लिनिक चलने लगा प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, पहले क्लिनिक नहीं चलता था। पहली चीज तो ये कि हमें हाँ करना है तो करना है। और जो लास्ट का टाइम होता है सर, लास्ट में 7 to 8 days पहले लिटरली मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब ये एग्जाम हो जाए, मतलब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 1-2 महीने का टाइम मिल जाए हमें और पढ़ना है, बट मुझे मेंटली मतलब इतना टायर्ड हो गई थी मैं पढ़ पढ़ के रिवाइज कर करके, मुझे ऐसा लग रहा था होना है तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, बट अब एग्जाम हो जाए, क्योंकि सर 10 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। एक बहुत ज्यादा जनवरी होता से है। पढ़ाई और 12 अक्टूबर तक, मतलब थक चुके थे हम लोग भी। और सर गैप भी हो गया, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ाई की आदत होती है, 10-10 राइट। घंटे सिटिंग की उनकी हैबिट होती है, हम लोगों का गैप भी बहुत हो गया था। तो ऐसा लग रहा था अब बस एग्जाम हो जाए, जैसी भी जाए बस हो फिर जाए। कॉलेज के और बच्चों के साथ एक दिक्कत और एक फायदा ये भी रहता है कि उनके पास कोई और काम नहीं होता, दे हैव ओनली सिंगल गोल एक्चुअली, यस वी सर, हैव टू यस सर। बैलेंस विद द किड्स, फैमिली है, फैमिली की फैमिलीज हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी लाइफ एक्चुअली, तो वी हैव टू बैलेंस विद इट। सबको काफी लंबे समय तक दूर रखना, अपने आप से डिस्टेंसिंग रखना, इट्स नॉट दैट इजी एक्चुअली, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग एक्चुअली। बुक्स के लिए सवाल पूछे गए हैं कि बुक्स जो है एमपीजीके के लिए कौन सी बुक्स को प्रेफर किया गया था आपके द्वारा? सर एमपीजीके की तो परीक्षा धाम मैंने ऑब्जेक्टिव बस ली थी, और कोई सी भी बुक मैंने नहीं ली थी। महेश्वरी ली थी मैंने स्टार्टिंग में, बट मैंने उसको हार्डली 1 या 2 बार खोला होगा। मेरा सर नोट्स में ही काम हो गया था, जो आप नोट्स पढ़ाते थे उसमें सभी कुछ कवर था, मतलब कुछ भी ऐसा था नहीं, इवन बुक्स में कुछ कुछ चीजें गलत दी हुई रहती थी, हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो फिर अल्टीमेटली यही डिसाइड किया कि नहीं, हम एक कंटेंट को पकड़े, उसी को आगे से पीछे तक पूरा उसी को बार बार रिवाइज करें। तो मुझे राइट। यही समझना है, बुक तो मैंने नहीं ज्यादा, ऑब्जेक्टिव बस सॉल्व किए थे, और मैं नोट्स ही पढ़ती थी सर, पूरे एमपीजीके के नोट्स मैंने लिखने में बहुत मेहनत की थी, वो ही मैं पढ़ती थी सर, उन्हीं को। कई लेक्चर बार नंबर लोग आप कहते डाल हैं कि देते हैं। यदि टाइम का थोड़ी कमी है, तो जैसे कि यदि इफ यू इट्स योर ऑल्दो यू मेड द नोट्स एक्चुअली, बट कुछ लोग एक बुक में अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, तो नोट्स पढ़ना या अंडरलाइन करके पढ़ना, इसमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगेगा? सर देखिए, सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है। जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि हमने ये लिखा, तो वो चीजें राइट। थोड़ा सा हमको याद हो जाती हैं। पहली चीज तो ये, हम बुक में अंडरलाइन करते हैं तो हमारा समय बच जाता है, हम उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट सर सबका अपना अपना व्यू रहता है, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे। राइट, राइट, मुझे ये लगता है डिपेंडिंग जो अपॉन द रिसेंट टाइम डेटा, अवेलेबिलिटी एज वेल, राइट। और जो रिसेंट डेटा है जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इनको तो हमें पूरा हैंड रिटन ही होना चाहिए सर, ये पूरा अपने हाथ से लिखो, ताकि जो नंबर से उसके डेटा है वो हमें याद रहे, हम बार बार लिखते हैं उन चीजों को, तो वो याद हो जाए लिख लिख के। एक्चुअली ये चीज है लिखते सर, वक्त बाकी एक चीज और ज्योग्राफी भी वगैरह रहती है, पढ़ हम सकते उस हैं। टॉपिक में स्टे भी काफी देर तक करते हैं, तो दैट यस सर, आल्सो यस हेल्प्स सर। अ लॉट एक्चुअली, राइट। डेंटल पार्ट के लिए कौन सी बुक्स को प्रेफर किया गया आपके द्वारा? सर डेंटल पल्स ही पढ़ी थी मैंने। मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से देखा,
और उसके अकॉर्डिंग फिर जो डेंटल पल्स में था वो चीजें मैंने पढ़ी। बाहर से मुझे एक दो चीजें ही कुछ रेफर करनी होंगी, एक्सरे वगैरह मैंने पढ़े थे, ओपीजी सीटी स्कैन वगैरह, बाकी मैंने बाहर से कुछ नहीं, डेंटल पल्स को ही उसका कंसेप्ट समझना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आए थे सर, 10 या 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे पल्स में से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आए थे कि डेंटल पल्स में जो क्वेश्चन दिया है उसके पीछे का रीजन कि उसका आंसर ये क्यों है। तो हम कुछ भी पढ़े तो उसका कंसेप्ट लगा के पढ़े, ऐसे नहीं क्वेश्चन पढ़ा आंसर रट लिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, ये नहीं करना है। आज की जो अभी एमपीपीएससी के एग्जाम्स हो रही हैं पूरी कंसेप्चुअल बेस्ड हो रही है, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लें, प्रोफेसर्स की हो रही है वो भी, तो हमें कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट राइट समझने के लिए हमको जो बेसिक हमारा बीडीएस में पढ़ाया और जो क्लिनिकल वर्क हम करते हैं, तो पेशेंट में हमने किया, वो क्यों किया, पेशेंट को प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, या पेशेंट को अभी प्रॉब्लम नहीं आई 1 महीने बाद आई तो क्यों आई, तो ये सब चीजें हमारे कंसेप्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती सर। इट्स लाइक हमें होलिस्टिक अप्रोच ही फॉलो करना चाहिए। यस सर। शॉर्टकट यदि हमने फॉलो किया तो फिर हमें नो दिक्कत हो सर। जाती है एक्चुअली। राइट। नो सर। तो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। पूरी नहीं चाहिए। राइट। हमारे जो अपकमिंग फ्रेंड्स हैं, जो अगले एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मैसेज मेरे पास भी कॉल्स आते रहते हैं जूनियर्स के, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप एग्जाम, वो पूछते हैं मैडम एग्जाम आएगी, हम पढ़े नहीं पढ़े, कब आएगी एग्जाम। मैं उन्हें बोलती हूँ मैंने कभी ये नहीं सोचा एग्जाम कब आएगी, एग्जाम तो भगवान लेके आते हैं। जब आपका डिटर्मिनेशन सॉलिड होता है कि मुझे निकालनी है, आप डे 1 से पढ़ाई करो, एग्जाम जरूर आएगी, पक्का आएगी, कभी भी आए पर आएगी। तो आप डे 1 से पढ़ाई करो। आपका डेंटल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, डेंटल पढ़ पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आप एमपीजी के पढ़ो, नए नए मैटर उसमें चीजें मिलेंगी, आपको राइट। इंटरेस्ट आएगा। आप अपने मतलब उसको पढ़ाई के उससे मत पढ़ो, हमें कौन सी नदी कहाँ है, कितनी लंबी है, उसको एज अ इंटरेस्ट, एज अ नॉलेज पढ़ो, तो आपको लगेगा भी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। और एग्जाम आएगी तो आपका जब तक एमपीजी के कवर हो जाएगा, एमपीजी के कवर हो जाएगा तो आपको ओनली डेंटल पढ़ना रहेगा। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि एग्जाम आएगी तो ही हम पढ़ेंगे, कहीं हमारी पढ़ाई बेकार ना हो जाए, एग्जाम डेफिनेटली आएगी अगर आप तैयारी करेंगे। दूसरी चीज, हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, संडे सैटरडे संडे मिला बहुत पढ़ लिए, फिर पूरा हफ्ता उसको उठाते नहीं है। तो हमें कंसिस्टेंसी, हम भले 1 घंटा पढ़ें बट हमें रोज बैठना है, उस आंखों के सामने से उसको रोज निकालना है, ताकि चीजें धीरे धीरे, क्योंकि सर बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा वास्ट है, 4 साल की पढ़ाई और उसके साथ एमपीजी के उसके साथ में। तो हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है, 1-2 घंटे बैठना है और कूल माइंड से पढ़ना है, क्योंकि हमें लिखना तो कुछ है नहीं कि हमें याद करके एग्जाम में थ्योरी लिखना है, हमें राइट। बस कंसेप्ट समझते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सिंपल। सो इट्स लाइक हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो जरूर मेंटेन होनी चाहिए। और यस सर। इट्स नॉट लाइक एक कुछ फ्रेंड्स का कहना ये होता है कि जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो कुछ लोग 2-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हैं, या कुछ स्लॉट्स में पढ़ते हैं, 30-30 40-40 मिनट के स्लॉट्स में। ये कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है मतलब? सर मुझे तो स्लॉट स्टडी अच्छी लगती है, और स्पेशली अगर कोई आपकी फ्रेंड है या कोई, जैसे मेरी फ्रेंड इंदौर में है, तो मैं और मेरी फ्रेंड फोन पे हम लोग पढ़ते थे काफी देर, फोन पे हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते थे एक दूसरे से, और फिर एक दूसरे को रिकॉल भी कराते थे कि कल अपन ने क्या पढ़ा था, इसका आंसर बताओ क्या था, उसका आंसर क्या था। तो दो में से ऐसा एक हो जाता था कि एक जना भूल जाता था, तो सामने वाला रिकॉल कराता है, या हम भूल गए वो रिकॉल करा रहा है, वो भूल गए तो हमने रिकॉल कराया। तो हम एक दिन पहले का पढ़ा हुआ अभी, इवन एक वीक पहले का पढ़ा हुआ भी हम रिकॉल कर लेते थे। तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन तो काम कर ही रहा है, सामने वाला का ब्रेन भी काम कर रहा है, तो डबल जब कोई चीज रिकॉल करेगी तो रिकॉल होती हैं चीजें, और वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। तो रिकॉलिंग ग्रुप रिकॉलिंग स्टडी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉल हमें पता चलता है हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ भूल गए, तो वो एग्जाम में ना हो। क्योंकि 22 में जो मैंने एग्जाम दी थी उसमें मैंने पढ़ा पूरा था, बट मुझे एग्जाम में बहुत सारी चीजें याद नहीं आई, तब मुझे लगा कि नहीं, हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हमें याद ही नहीं आया, मतलब ऑप्शन होने के बावजूद हमें याद नहीं आ रहा। तो फिर उससे मुझे सीख भी मिली उस एग्जाम से बहुत बड़ी। तो फिर इस बार मैंने अच्छे से ऐसा पढ़ा कि रिकॉल हो एग्जाम में। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगातार यस सर। रिकॉल करने से चीजें हमारे माइंड में लगातार फ्लोट करती हैं, वरना बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी कई बार दिमाग से निकल जाती हैं और वहां पे कंफ्यूजन में आ ये हो जाते हैं। जाती है। दैट्स राइट। दैट्स राइट। हमारे कुछ फ्रेंड्स का एक और सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है इस समय, स्पेशली जो रिसेंट सिनारियोज होते हैं हमारे आसपास।
lot of events are going on in the newspaper, you see a lot of things are going on. तो वो माइंड में कई बार उनके माइंड में प्रेशर टेंशन क्रिएट कर देता है इंटरनेशनल नेशनल सिनारियो को देख के। प्रिपरेशन में इस तरह की न्यूज को कितना फॉलो करना चाहिए या उससे बिल्कुल अपने आप को अलग रखना चाहिए? सर एक्चुअली मुझे याद है हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वो ऑपरेशन सिंदूर का कुछ इशू हुआ था। राइट, उस इट वाज टाइम वेरी ब्रूटल एक्चुअली। बहुत स्टूडेंट्स बहुत उस टाइम मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि क्या होने वाला है, कुछ भी ऐसा लगता था इट किस वाज पल क्या काइंड हो ऑफ जाए। स्कैरी मोमेंट एक्चुअली, मतलब वो डरावना सा था मतलब। यस सर। तो चीजें सर ये सब चीजें अनअवॉइडेबल है। हम गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे तो वहां भी ये सब चीजें हम उसी के पार्ट बन जाएंगे, तब भी ये सब चीजें बहुत होंगी। बट हम हमारे माइंड को काम रखना है, तसल्ली से सोचना है और उसको उस पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि हम बहुत मतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कोरोना था, कोरोना में लोग डर बहुत गए, इसलिए मतलब शायद वो बीमार हो जाते थे या मेंटली वीक हो जाते थे। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है उन चीजों से। थोड़ा सा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट ऐसा नहीं कि उसी के बारे में हम पूरे समय सोच रहे हैं। और दूसरी चीज थोड़ा सा पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करना है कि नहीं हमारा टारगेट और अभी हमें इस पे फोकस करना है, क्योंकि वहां तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम जो हम कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं, तो वो करिए, पढ़ाई कीजिए आप। ये चीज बिल्कुल सही बात, जो चीज हमारे कंट्रोल में उसमें हम फोकस करना चाहिए, बाकी जो जिसके कंट्रोल में है दे आर डूइंग देयर जॉब एक्चुअली। दैट्स राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द पेरेंट्स? सर सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे जम के तैयारी कीजिए बिल्कुल। मतलब एकदम अपने अंदर एकदम जोश रखिए कि नहीं मुझे एग्जाम निकालनी है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरी लाइफ पढ़ी है सोने के लिए, बस 6 महीने 8 महीने। जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठो, पूरे घर में शांति रहती है। 4 से 7 3 घंटे अच्छे बैठ के पढ़ लो और फिर मतलब आपका हो जाएगा, सभी का हो जाएगा अगर डिटर्मिनेशन रहेगा सर तो। और बहुत अच्छी एग्जाम है सर सबको। मतलब सिलेक्शन होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतना मतलब सब लोग ऐसे बधाइयां दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा प्राउड फील होता है सर। स्पेशली अपने पेरेंट्स को। सर मेरे फादर सब जगह बताते हैं मेरी बेटी ने एग्जाम निकाल लिया, मेरी बेटी ने निकाल लिया। इवन मैंने किसी को नहीं बताया सर, मेरे पापा बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब लाइफ के इस पड़ाव पे आप अपने पेरेंट्स को खुशी दे पा रहे हो, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती सर। That's right. So that's wonderful talking. That's really nice talking. So that's all for today. आज इतना ही डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर रिचा मैम आप यहाँ पे आए इसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स रियली वंडरफुल टॉकिंग विद यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।